So first of all, hello to all. I am here to present the certification program with the team Skills for Everyone, and we are going to present the certification for AZ104, which is for Azure Administration, which is an intermediate course, and this will be completely for the administration roles with the help of Microsoft Azure. And what we can do on the Azure platform by using the cloud, by using the full potential of the Azure, and how we can manage the platform for the different organizations, and how we can go ahead and build our own infrastructure and build our own platform to use as per the security postures for the different clients in the different organization. So this certificate will be completely based upon those knowledge, and what you gonna learn in this, I will tell you in this particular certificate. So this is like on your screen, you can see that this is a launch of Microsoft documentation for the AZ104 Azure Administrator, and we have few courses, but starting from this, I would like to tell you that what is 104 AZ104 is particularly is. Sorry to interrupt you, Himanshu. थोड़ा इसको हिंदी और इंग्लिश मिक्स सेशन रखेंगे. ओके, इंग्लिश. ठीक है. यस, ठीक है, चलेगा सर. ओके, कोई दिक्कत नहीं. ओके, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि 104 एग्जैक्टली है क्या और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं. तो 104 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें दिया जाता है, जिसके अंदर ये कम्प्लीटली बेस्ड होता है क्लाउड स्किल्स के ऊपर. प्लस हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं सेंटिनल्स के ऊपर, वर्क स्पेसिस को कैसे मैनेज करना है, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, फायरवॉल्स को कैसे मैनेज करना है, डिप्लॉय कैसे करना है बाय यूजिंग पावरशेल एंड बाय यूजिंग अवर मैनुअल स्क्रिप्ट्स. तो ये दोनों चीजें इसके अंदर मिक्स रहेंगी. और ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो सोलोली फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, ये जो 104 का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ये उनके लिए है जो एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे कि क्लाउड एडमिन के अंदर अगर वो जाना चाहते हैं कि किस तरीके से क्लाउड डेवलप हो रहा है, स्पेशली फॉर एज़्योर, नथिंग फॉर एल्स, स्पेशली फॉर एज़्योर किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है बाय यूजिंग दी एज़्योर, राइट. ये हो गया एग्जाम के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में. अब ये एग्जाम है किस बारे में, बेसिकली इसका काम क्या है इंडस्ट्री के अंदर, हम ये क्यों पढ़ें. ठीक है, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स के अंदर. तो इसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए, विच इज जस्ट लाइक हमें ओके, तो हमें ये इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि दिस इज द इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन और 104 के अंदर हम सब कवर कर सकते हैं, जस्ट लाइक फंडामेंटल्स, एज़्योर के फंडामेंटल्स, क्लाउड के फंडामेंटल्स हम लोग क्लियर कर सकते हैं. प्लस इसके अंदर हमें रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्स ग्रुप्स के बारे में, फायरवॉल्स के बारे में, पॉलिसीज कैसे डेवलप करनी है. और इसके अंदर एक मेन डिफरेंस ये बताया जाता है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए पॉलिसीज किस तरीके से डेवलप करनी है, और जो अदर हमारे फायरवॉल्स हैं या कोई सॉफ्टवेयर है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर जैसे कि डिफेंडर सॉफ्टवेयर है हमारे लैपटॉप्स के अंदर होता है, वो पॉलिसीज और ये पॉलिसीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, राइट. सेकंड, इसमें ये होता है कि अब जो हमारा टेनेंट डेवलप हुआ है एज़्योर के अंदर, जिसके लिए हम लैब सेटअप कर रहे हैं या हम डायरेक्टरी बना रहे हैं या हम किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो उनके प्रॉपर नेटवर्क के लिए हम किस तरीके से वो सिक्योरिटी पॉलिसीज बना सकते हैं बाय यूजिंग दी फायरवॉल. उसके बाद हम इसके अंदर लोड बैलेंसर्स भी बना सकते हैं. लोड बैलेंसर्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके प्री रिक्विजिट्स क्या है, ठीक है, उसके लिए क्या नॉलेज लगती है बनाने के लिए, प्लस सबसे बड़ी चीज है कि उसको सिक्योर कैसे किया जाए, राइट. तो वो चीज हमें इस सर्टिफिकेट के अंदर मिलती है. उसके बाद ये रोल किसके लिए है, बेसिकली 104 जो है वो है किसके लिए, इसमें आपको क्या रोल मिलेगा. सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि अगर हम एक बार सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो करने के बाद हमारा रोल क्या रहेगा,
राइट। अभी सर्टिफिकेट तो हम कर ही लेते हैं, बट अगेन जो क्वेश्चन अराइज होता है इंडस्ट्री के अंदर वो यही अराइज होता है कि आपका रोल क्या रहने वाला है। तो रोल इसके अंदर 104 को करने के बाद आपका रोल रहने वाला है एज्योर एडमिन का, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट को हैंडल करेंगे। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है एज्योर, ठीक है। अब एज्योर के अंदर ही काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि हमारा डेवऑप्स आता है और सेंटिनल आता है। बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो सेंटिनल की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने सिम टूल्स को इन सारे रिसोर्सेज के साथ इंटीग्रेट करवा के और उनको मैनेज कर सकते हैं। तो आपका जो काम रहेगा, जो आपकी स्किल्स पे बेस रहेगा या ये सर्टिफिकेट करने के बाद जो बेस रहेगा वो रहेगा एडमिन का, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जस्ट लाइक बिग फोर्स, दे कॉल इट एज प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट का काम होता है और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लीजिए कि दैट यू विल बी द ओनर ऑफ दिस प्रोडक्ट, और आप इस सर्टिफिकेट को करने के बाद आप उस चीज के लिए कैपेबल हो जाएंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इस प्रोडक्ट को हैंडल कर सकते हैं। प्लस जो भी होल सोल ओनर रहेगा वो आप रहेंगे। किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट आती है तो आप ही को डेवलप करना है, आप ही को डिप्लॉय करना है और उसको मैनेज भी हमें ही करना है। So this certificate is for those personals as well, right? तो इसके बाद आता है कि हमारे पास इसमें फिर वाइड रेंज ऑफ टास्क डेवलप हो जाते हैं। एफिशिएंसी हम किस तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए दिखा सकते हैं। अब इसके अंदर स्टेप्स कुछ काउंट किए जाते हैं प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, जो ये सर्टिफिकेट आपको बताएगा। स्टेप्स मैं ये बता देता हूँ, जैसे कि एक ओवरव्यू के तौर पे, कि इसमें सबसे पहले क्या रहेगा कि प्रोडक्ट की जानकारी दी जाएगी कि हम किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट है किस लिए, ठीक है। एज्योर का प्रोडक्ट है वो हमें पता लग गया, हम इस पे लोड बैलेंसर बनाएंगे, फायरवॉल बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, दैट इज ओके, वो सब बात की बात है। लेकिन ये प्रोडक्ट क्या है, हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं और इंडस्ट्री इसको क्यों यूज कर रही है आज के टाइम में एज्योर के प्रोडक्ट को, वो हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हम ये भी सीखने वाले हैं कि प्लेटफॉर्म को मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपको प्लेटफॉर्म मैनेज करना आता है तो जितने भी ये रिसोर्सेज हैं इसके अंदर वो सब हम मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हमें ये समझना है कि रिक्वायरमेंट कैसे देखी जाए सबसे पहले क्लाइंट की या ऑर्गेनाइजेशन की, कि उनको किस तरीके के सिक्योरिटी पोस्चर की नीड है और उनको किस तरीके के रिसोर्सेज की जरूरत है, राइट। तो ये सर्टिफिकेट हमें वो भी बताता है। थर्ड सिनेरियो इसमें ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर एन एग्जांपल, अगर ऑर्गेनाइजेशन को किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं है तो কষ্ট করে বড় মানালো এত কিছু করলো এত ডিক্লারেশন হলো তারপর লিভ তবে মনে হচ্ছে कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ देवजीत, थैंक्स फॉर इट। ओके, तो मैं बता रहा था कि इस प्रोडक्ट को यूज कैसे किया जाएगा। अगर कोई रिसोर्स है उसके अंदर या रिसोर्स ग्रुप हमने बनाया, वर्क स्पेसेस हमने बनाए हैं, XYZ कुछ भी है, तो उस चीज को अगर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है बट स्टिल वो एक कॉस्टिंग प्रोड्यूस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि उसकी जरूरत एज अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम हमें क्यों है, ठीक है। जैसे कि मैं फायरवॉल ले लेता हूँ, भी फायरवॉल हर किसी को नहीं चाहिए, बट उसके अंदर हमें एडवांटेजेस भी पता लगेंगे कि अगर हम एज्योर के फायरवॉल के साथ जाएंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर हम एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स के साथ जाएंगे या किसी थर्ड पार्टी फायरवॉल के साथ जाएंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब चीजों के डिफरेंस हम इस सर्टिफिकेट के अंदर जान सकते हैं। बट मोर ओवर हम क्या जानेंगे कि 104 के अंदर अगर हम फायरवॉल एज अ रिसोर्स बना रहे हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अगर कल को कोई क्लाइंट आता है या ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलती है कि मुझे ये फायरवॉल बना के दो, या आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर मैं ये वाला फायरवॉल लगाता हूँ तो उसके मुझे क्या एडवांटेज होंगे अगर मैं थर्ड पार्टी फायरवॉल नहीं लेता, तो वही चीज हमें यहाँ पे सीखनी है कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, प्लस ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये रिसोर्स कितना जरूरी है एज पर द सिक्योरिटी। तो वो एज्योर 104 सर्टिफिकेट के अंदर हम उसकी एफिशिएंसी के ऊपर काम करेंगे। डिप्लॉयमेंट से लेके एफिशिएंट उसको कितना बनाना है उसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है कि
इसके प्री रिक्विजिट क्या रहेंगे, अगर हम एजोरे के प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं तो उसके साथ एक्सटर्नल और इंटरनल चीजें हमें क्या क्या चाहिए, और कॉस्ट तो एक सिनेरियो है ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस पर भी हम कॉस्टिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो 104 आपको एडमिन का राइट देता है, और एडमिन के पास ये भी राइट होता है कि मेरी कितनी कॉस्टिंग कहाँ कौन से रिसोर्स में जा रही है। और हमेशा ये इंडस्ट्री के अंदर रहा है कि अगर हम क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारी कॉस्टिंग कम से कम आनी चाहिए और एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। तो उस पर भी हम इस सर्टिफिकेट के अंदर काम करेंगे कि कॉस्ट को कैसे कम रखना और एफिशिएंसी को कैसे ज्यादा रखना है। तो वो चीज भी आपको सीखने को मिलेगी टू डेवलप द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अभी मैं थोड़ा एग्जाम के बारे में बात करता हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं AZ 104 फॉर माइक्रोसॉफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो उसकी एग्जाम क्या रहेगा और एग्जाम की डिटेल्स क्या रहेंगी। तो सबसे पहले उसकी जो ड्यूरेशन है एग्जाम AZ 104 की, वो 120 मिनट्स की ड्यूरेशन है कि इतनी ड्यूरेशन का आपका एग्जाम होगा, और ये कंप्लीटली ऑनलाइन होगा, ठीक है। इसमें ऑफलाइन भी आप दे सकते हो बट मेजोरिटी हम ऑनलाइन दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास 40 to 60। अभी मैं आपको वेटेज भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज रहेगी, बट फिलहाल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 120 मिनट्स में वो आपको सॉल्व करने होंगे 40 to 60। मिनिमम 40 और मैक्सिमम तो 60 रहेंगे, उसमें से 40 अगर आप सॉल्व करते हैं तो यू विल क्लियर द एग्जाम। देन हमारे पास पासिंग स्कोर जो रहेगा इसको क्लियर करने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो रहेगा 700 मार्क्स आउट ऑफ 1000। तो 1000 में से अगर आपके 700 नंबर आते हैं तो आप इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर कर लोगे। अगर उससे ज्यादा आते हैं तो वेल एंड गुड, बट मिनिमम आपको 700 चाहिए इस एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। और इसके की एरियाज बहुत ज्यादा सिंपल है, उसमें इतना ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। की एरियाज बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले टॉपिक्स जो हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसे कि मैनेज एज़्योर सब एंड सब्सक्रिप्शंस एंड रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन और कॉस्टिंग कैसे हमें हैंडल करनी है और रिसोर्सेज कैसे हैंडल करने हैं, बनाने कैसे हैं, डिप्लॉय कैसे करने हैं। तो उसका एक जो वेटेज है एग्जाम के अंदर वो है 15 to 20% वेटेज रहेगा मैनेज एज़्योर सब्सक्रिप्शंस एंड रिसोर्सेज का, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं जो फंडामेंटल से रिलेटेड है। सेकंड टॉपिक है इसके अंदर वो है इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज, जिसके अंदर हम स्टोरेज को मैनेज करेंगे। जस्ट लाइक इसके में होती है ब्लॉक स्टोरेज होती है, फाइल स्टोरेज होती है, टेबल स्टोरेज होती है। तो हमें कौन सी स्टोरेज कहाँ यूज करनी है सबसे पहले हम ये सीखेंगे सर्टिफिकेट के अंदर। और इसका जो वेटेज है एग्जाम में वो है 10 से 15%। मतलब इस टॉपिक में से जितने भी कवर होते हैं, स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज, टेबल स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, उसका टोटल जो है वो 10 से 15% वेटेज रहेगा एग्जाम के अंदर। थर्ड टॉपिक हमारे पास आता है डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड, कि हम प्रोडक्ट को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, किस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसको हम मैनेज कर सकते हैं। प्लस एक बार जब डिप्लॉय हो गया तो उसके रिसोर्सेज कैसे मैनेज करने हैं, वर्क स्पेस कैसे मैनेज करने हैं, ठीक है, कंप्यूट रिसोर्सेज कैसे यूज करनी है। तो ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, इसलिए इसका 25 to 30% वेटेज एग्जाम के अंदर। प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू। ओके, तो आगे बढ़ते हुए फोर्थ टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है कॉन्फ़िगरेशन का, कि प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, प्रोडक्ट को मैनेज कैसे करना है। एक बार हमारी डिप्लॉयमेंट हो गई, डिप्लॉयमेंट होने के बाद सबसे बड़ा रोल जो आता है वो आता है कॉन्फ़िगरेशन का, कि कौन सा रिसोर्स किसके साथ बाइंड करना है, कौन से रिसोर्स ग्रुप के अंदर कौन से रिसोर्सेज हमें डालने हैं, राइट, और उनको किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट कराना है ताकि हमारे पास लॉग्स भी आ जाए, राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इसलिए इसका वेटेज भी काफी ज्यादा है, वो है 25 to 30%, सेम एज डिप्लॉयमेंट, क्योंकि ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली काम करती हैं एज़्योर के अंदर, डिप्लॉयमेंट प्लस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन सही से नहीं हुई है तो ये टूल उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा जितनी इसकी एक्चुअल एफिशिएंसी है, राइट। फिफ्थ और लास्ट आता है जो वेटेज होल्ड करता है, वो है मॉनिटर एंड बैकअप ऑफ एज़्योर रिसोर्सेज,
ठीक है। उसके बाद आपका मॉनिटरिंग आता है, उसके बाद आप बैकअप कैसे ले सकते हैं, कौन से स्टोरेज में आप बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मॉनिटर एंड बैकअप एज़्योर रिसोर्सेज। कौन सी स्टोरेज हमारे काम आएंगी बैकअप के लिए, क्या हमें मॉनिटर करना है, कौन से रिसोर्सेज मॉनिटर करने हैं, और उसके बाद कौन से डिवाइसेस हमें मॉनिटर करने हैं, वो सब हमें इसी के अंदर पता लगेगा, जिसकी वेटेज है 10 to 15%, राइट। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, बट हम उस तरीके से इसको स्ट्रक्चर करेंगे ये सारे टॉपिक्स को अकॉर्डिंग टू द वेटेज, किसकी कितनी वेटेज है। तो डिप्लॉयमेंट और कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम प्रैक्टिकल लैब्स भी करेंगे कि किस तरीके से एज़्योर को डिप्लॉय करना है अपने टेनेंट के अंदर, किस तरीके से उसमें डायरेक्टरी बनानी है, किस तरीके से रिसोर्सेज बनाने हैं, किस तरीके से सारे रिसोर्सेज को उनका ग्रुप डिफाइन करके वर्क स्पेस के अंदर हमें बाइंड करना है, राइट। जिसका वेटेज 25 to 30% है, इसको हम लेंगे। देन सेकंड हम चलेंगे इसका पाथ बनाते हुए कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर, कि उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर काम करेंगे। डिप्लॉयमेंट के बाद अब हम कॉन्फ़िगर क्या करें, मतलब अब कॉन्फ़िगरेशन में करना क्या है, राइट। तो उस चीज पे बात करने के बाद हम लोग चलेंगे स्टोरेज के ऊपर, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर आपके पास स्टोरेज और कोई एप्लीकेशन अगर आपने डिप्लॉय करी है और वो बैकएंड के साथ स्टोरेज पे काम कर रही है, तो उसके लिए हमें ये वाला टॉपिक क्लियर करना है, राइट। देन उसके बाद रिसोर्सेज और बैकअप और स्टोरेज, मैनेज द स्टोरेज, वो सब थर्ड स्टेप पे हम लोग कवर करने वाले हैं, ताकि आपका पूरा एग्जाम का जो वेटेज है वो कवर हो जाए। और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चन या जितने भी प्री रिक्विजिट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब कवर हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हम प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, राइट। प्रैक्टिकल में थोड़ा सा तो मैंने बता दिया कि डिप्लॉयमेंट और कॉन्फ़िगरेशन पे काम करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी एज़्योर प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी चीजें काम करती है, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स। एज़्योर आपको ऑप्शन देता है वर्चुअल मशीन बनाने का, राइट। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज काम करते हैं। जस्ट लाइक डैशबोर्ड्स है, इसके अंदर हम वर्कबुक्स को मैनेज कर सकते हैं कि, और उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा रिसोर्स कितनी सीपीयूज कितनी कंजप्शन कर रहा है, राइट। कितनी स्टोरेज वो ले रहा है, कितना सीपीयू कंज्यूम कर रहा है, कितनी रैम कंज्यूम कर रहा है, वो सब हम देख सकते हैं, राइट। तो डैशबोर्ड्स कैसे बनाने हैं इसके अंदर वो भी हम देख सकते हैं, ताकि हमें पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज रहे, उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स आगे फॉलो कर सके, राइट। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रिसोर्स ग्रुप्स, ठीक है। तो रिसोर्स ग्रुप्स के अंदर हम रिसोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन हो गया, फायरवॉल्स हो गए, जो एज़्योर फायरवॉल्स हैं, वो आप लगा लो कि वो हो गए रिसोर्सेज आपके। अब उन रिसोर्सेज को चलने के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप चाहिए, जिस ग्रुप के अंदर आपको वो डालना है, और वो वहां से ही आप हर एक रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो। अब एक एक ग्रुप पे जाके हम उसको मैनेज नहीं करेंगे, जो भी मैनेज करना है वो हम रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, और रिसोर्स ग्रुप को जैसे ही हम लोग मैनेज करना शुरू करेंगे तो वो सारे रिसोर्स अपने आप मैनेज हो जाएंगे, राइट। तो रिसोर्सेज और रिसोर्स ग्रुप के बारे में जस्ट एक ये ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, जो आपको इस एज़्योर प्लेटफॉर्म के अंदर दिख रहा है। बट इसके अंदर हम एज पर दी सर्टिफिकेट हम डीप काम करेंगे और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट। देन उसके बाद आता है फंक्शन, एप्लीकेशंस, ऐप सर्विसेज, एसक्यूएल डेटाबेसेस। अगर हमें एसक्यूएल का कोई डेटाबेस बनाना है और हमने एप्लीकेशन बनाई है अपनी, और बैकएंड में अगर एसक्यूएल डेटाबेसेस काम कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से कर रहे हैं और उसकी सिक्योरिटी पे हम कैसे काम कर रहे हैं, राइट। बनाने का काम हमारा नहीं है, क्योंकि एडमिन्स जो होते हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, तो उसको सिक्योर कैसे करना है और कौन कौन से प्री रिक्विजिट आपको सिक्योर करने के लिए लगेंगे। प्लस एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि एज़्योर के अंदर अपनी कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जो हम 104 में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अगर डॉस अटैक होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें रिसोर्स ग्रुप्स के ऊपर कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है। और अगर हमने वो सेटिंग्स किस तरीके से करनी है और किस तरीके से नेटवर्क का फ्लो होना चाहिए, वो भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस आर्किटेक्चर की किस तरीके से ट्रैफिक अंदर आएगा और किस तरीके से ट्रैफिक बाहर जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। प्लस यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन्स का भी एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स हम बनाएंगे कि किस तरीके से एज़्योर प्लेटफॉर्म के अंदर वर्चुअल मशीन्स डेवलप की जाती है, और वर्चुअल मशीन्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है, क्योंकि बहुत टाइम मैं आपको ये इंफॉर्मेशन सिनेरियो बेस्ड देना चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रहेगा और ये जो ट्रेनिंग रहेगी, ये पूरी सिनेरियो बेस्ड रहेगी प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगी,
ठीक है। और वर्चुअल मशीन्स को हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, जस्ट विद दी सिनेरियो। अगर मैं सिनेरियो बताऊं आपको, जैसे कि हमने एक वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, तो वर्चुअल मशीन ऐसा नहीं है कि वो फिजिकल वर्चुअल मशीन है जो हमारे किसी डेस्क पे पड़ी है, या कोई कंप्यूटर है जो हमारा फिजिकल हम उसको टच कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो सब कुछ क्लाउड के ऊपर चल रहा है। वर्चुअल मशीन भी जो डिप्लॉय होगी वो क्लाउड पे डिप्लॉय होगी। उसके बाद वो वर्चुअल मशीन को अब हमें सिक्योर कैसे करना है, राइट। एक वर्चुअल मशीन बन गई, उसको हमने एक नेटवर्क में डाल दिया ताकि अगर कोई बाहर से भी कनेक्ट करना चाह रहा है वो वर्चुअल मशीन को, ठीक है, बाहर से इन द सेंस कि नेटवर्क के बाहर से कोई किसी भी लोकेशन से काम कर सकता है, अगर वहां से उसको ये वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना है तो वो कैसे करेगा। तो उसमें क्या होता है कि पब्लिक आईपीज जो होती हैं और वो जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो थोड़ी एक्सपोज हो जाती हैं उस केस में। तो अगर वो एक्सपोज हो रही है तो उस केस में हमें उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, राइट। तो वो सब भी हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो इसमें इनेबल करने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम भूल जाते हैं कि फीचर्स भी इनेबल करने हैं या उनका क्या काम है। तो वही चीज हमें यहाँ पे सीखनी है कि जो फीचर्स एज़्योर ने दिए हैं हमें टू प्रोटेक्ट द वर्चुअल मशीन, उनको किस तरीके से यूज करना है और कब यूज करना है। ये एक मेन टास्क होता है एडमिन का, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम का, क्योंकि एज़्योर प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी हर एक चीज पे कॉस्टिंग है। अगर आप एक इवन रिसोर्स भी कंज्यूम कर रहे हो या आप एक क्वेरी भी रन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी एक कॉस्ट आता है क्लाइंट को या ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब हमें ये सारी चीजें मैनेज करके चलना पड़ता है कि हम डिप्लॉय भी अच्छे से करें, कॉन्फ़िगर भी अच्छे से करें और कॉस्ट भी कम से कम रहे। तो ये सब एक एडमिन का और प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम का काम होता है। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट थोड़ा डीप लेवल में बताऊंगा। ये जस्ट एक ओवरव्यू है आप सबके लिए कि आप क्या सीखने वाले हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन से लेके डिप्लॉयमेंट और कॉन्फ़िगरेशन सब वर्चुअल मशीन का रहेगा। और वर्चुअल मशीन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज़्योर के अंदर और डिप्लॉयमेंट्स के अंदर, ठीक है। अगला आपको दिख रहा होगा लोड बैलेंसर्स। तो ये लोड बैलेंसर्स को डिप्लॉय कैसे करना है और इनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, क्या फीचर्स इनेबल करने हैं और क्या फीचर्स डिसेबल करने हैं अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, वो सब इसमें सेम चीजें बताई जाएंगी। प्लस इसको डिप्लॉय करने के बाद इसका नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसको नेटवर्क में नहीं रखोगे, नेटवर्क के बाहर रखोगे तो वो भी प्रॉब्लम है, राइट। तो लोड बैलेंसर्स के लिए भी हम लोग सीखने वाले हैं कि कौन से नेटवर्क के अंदर लोड बैलेंसर को रखें और किस तरीके से हम इसको प्रोटेक्ट करें, किस तरीके से इसकी कम्युनिकेशन को हम होल्ड करके रखें कि बाहर से आने वाला ट्रैफिक लोड बैलेंसर को एक्सेस ना कर पाए, और जितनी भी कम्युनिकेशंस है वो सब पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। देन आ गया आपका स्टोरेज अकाउंट। स्टोरेज अकाउंट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है एज़्योर के अंदर, जस्ट लाइक कि ब्लॉब स्टोरेज है, फाइल स्टोरेज है, टेबल स्टोरेज है, ये सब स्टोरेज के नाम है जो एज़्योर हमें देता है। उनको सिक्योर कैसे करना है, उनका बैकअप कैसे लेना है। रैंसमवेयर अटैक्स के अंदर ये सारी चीजें काम आती हैं कि अगर रैंसमवेयर अटैक को हमें प्रिवेंट करना है तो हमें कितने स्टोरेज अकाउंट्स चाहिए, स्टोरेज अकाउंट्स का काम क्या है, वो काम क्या करेंगे, काम कैसे करेंगे वो समझना है। उसके बाद उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, सिक्योर कैसे करना है वो समझना है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसको सिक्योर करने के लिए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हमें क्या लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, ठीक है, कि कॉस्ट हमें कम रखनी है और एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ानी है। मैं बार बार इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का मेजर पार्ट है, ठीक है। क्योंकि हर एक क्लाइंट इसी पे फोकस करता है कि मेरे को कॉस्ट कम से कम चाहिए और काम सबसे अच्छा चाहिए, तो इसलिए हमें इस पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है, कॉस्टिंग पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। अदर चीजें अगर हम बनाएंगे तो कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए हम सारे काम करेंगे, ठीक है। तो 104 हमें यही सिखाता है कि काम एग्जैक्टली करना कैसे है और कम कॉस्टिंग में कैसे करना है। और कॉस्ट देखने के लिए, कॉस्ट मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपको कॉस्ट मैनेजमेंट प्लस बिलिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो इसके अंदर ये कॉस्ट मैनेजमेंट आपको बताएगा कि कॉस्ट को कैसे आप मैनेज कर सकते हो और कौन सा रिसोर्सेज आपका कितना कंप्यूट रिसोर्स को कंज्यूम कर रहा है, कितना बिल वो मंथली ले रहा है, डेली बेसिस पे कितना बिल आप भर रहे हो उस रिसोर्सेज के लिए या वर्क स्पेसेस के लिए। जो रिसोर्सेज आपके यूज नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो आपके सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं उनकी कंप्यूट
रिसोर्सेज आपको कैसे मैनेज करते हैं, तो वो ये सारा काम कॉस्ट मैनेजमेंट बताता है। तो मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा ये कॉस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन यूज करने का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एंट्रा आईडीज। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एंट्रा आईडी तो लगेगी। एंट्रा आईडी मीन्स ये जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरीज होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी है वो, इसका ये क्लाउड ऑप्शन है विच वी कॉल इट एज माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, राइट। तो इसको बनाना कैसे, यूजर कैसे बनाना है, इसके अंदर यूजर को परमिशन कैसे असाइन करनी है, यूजर को रोल्स कैसे असाइन करने हैं, और उसके अंदर आरबीएसी किस तरीके से कंट्रोल करना। आरबीएसी स्टैंड्स फॉर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो वो किस तरीके से असाइन करने हैं वो सब हम एंट्रा आईडीज के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग सीखेंगे, ठीक है। प्लस बिलिंग कॉस्टिंग पे भी फोकस रहेगा हमारा, एंट्रा आईडी का भी एक कॉस्ट आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा मॉनिटर है और डिफेंडर है, ठीक है। तो मॉनिटर भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इसके अंदर। जैसे कि अगर आपको किसी भी रिसोर्स के लॉग्स चाहिए तो वो लॉग्स कौन से चाहिए, अब वो सारी चीज डिसाइड कौन करता है, वो मॉनिटर डिसाइड करता है। पर इसके भी दो पर्सपेक्टिव है कि आप उस लॉग को लेके कैसे जा रहे हो प्रोडक्ट में, और आप उस लॉग को मैनेज कैसे कर रहे हो, प्लस कौन सा लॉग आपको सिलेक्ट करना है, और कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सा लॉग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट में इंजेस्ट करवाना। वो इसलिए क्योंकि अगर आप कोई भी नॉन फंक्शनल और जिस लॉग का हमें कोई काम नहीं है वो भी अगर इंजेस्ट करवा रहे हो प्रोडक्ट में, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, तो उसमें एक कॉस्टिंग ऐड हो जाती है। तो किस तरीके से कॉस्टिंग कम रख के हमें कौन से लॉग्स और इवेंट्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सिक्योरिटी के लिए, वो हम किस तरीके से इस प्रोडक्ट में डाल सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो भी हम इसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम सीख सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग आपको वो भी सिखाएगी। ये एडिशनल चीजें हैं जो सीखना जरूरी है अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हैं। तो कॉस्टिंग के ऊपर फोकस रखना बहुत जरूरी है, और किस तरीके से आपको ये डिफाइन करना है कि मुझे कौन सा लॉग चाहिए और मेरी सिक्योरिटी के लिए कौन सा इवेंट जरूरी है, ठीक है। सॉक के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है और मेरी कॉस्टिंग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट आउट ऑफ इट हमें इसमें से निकालना है और हमें डिसाइड करना है कि क्या चाहिए क्या नहीं। तो वो डिसीजन बनाने के लिए हमें एक सिनेरियो बेस्ड काम करना पड़ेगा, प्लस ये समझना पड़ेगा कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, दैट्स इट। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। ये मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिया। फायरवॉल्स भी इसी में ही काम करता है। जैसे कि अगर मैं फायरवॉल पे जाऊंगा, आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क्स क्या काम करते हैं, ये जितना भी हम नेटवर्क बनाते हैं एक कि कौन सा ट्रैफिक आएगा, कौन सा ट्रैफिक जाएगा, बाहर जाएगा, अंदर आएगा, या किस तरीके से वो काम करेगा, या किस तरीके से वो फ्लो करेगा, सबसे बड़ी बात तो वो सब वीएन से मैनेज होता है, वर्चुअल नेटवर्क से मैनेज होता है। तो वर्चुअल नेटवर्क का एक अपना आर्किटेक्चर है कि वो किस तरीके से फंक्शनल है एज़्योर के अंदर, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा आर्किटेक्चर, ठीक है। फायरवॉल का पूरा आर्किटेक्चर, मॉनिटर जो इसके अंदर एक कंपोनेंट है उसका पूरा आर्किटेक्चर कि उसमें से हम कितना बेस्ट आउट ऑफ इट निकाल सकते हैं, ठीक है। फायरवॉल की पॉलिसीज, यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रहा होगा, DDoS प्रोटेक्शन प्लान्स। तो DDoS प्रोटेक्शन हम कैसे इनेबल कर सकते हैं और वो कितना जरूरी है ताकि डॉस अटैक्स ना हो। अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर डॉस अटैक हुआ था। बेसिकली वो एज़्योर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हुआ था लास्ट ईयर, तो वो प्रॉपर मतलब हो नहीं पाया। तो वो किस तरीके से रुका, किस तरीके से प्रिवेंट किया माइक्रोसॉफ्ट ने, और जितने भी रिसोर्सेज थे वो किस तरीके से सेव हुए जस्ट बिकॉज DDoS प्रोटेक्शन प्लान्स, ठीक है। तो मैं इन सब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली ये नेटवर्क्स काम कैसे कर रहे हैं, डॉस प्रोटेक्शन काम कैसे कर रहा है, और इसका आर्किटेक्चर प्लस ट्रैफिक फ्लो किस तरीके से होना चाहिए अगर हमें डॉस प्रोटेक्शन हमारे रिसोर्सेज पे चाहिए। जैसे मैंने वर्चुअल मशीन का एक एग्जांपल दिया था आपको, वही सेम एग्जांपल है कि हमें ये किस तरीके के प्लान्स हमें चाहिए, जरूरत है, और कहाँ पे जरूरत है। प्लान की जरूरत तो है, वो तो समझ गए, ठीक है, डॉस प्रोटेक्शन की प्लान की जरूरत है, बट कौन से रिसोर्स पे ज्यादा जरूरत है और कौन से रिसोर्सेज पे बिल्कुल जरूरत नहीं है वो समझना जरूरी है।
ठीक है, तो वो सब चीजें हम DDoS प्रोटेक्शन प्लान के ड्यूरिंग समझेंगे। ठीक है, अभी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स को कैसे डिप्लॉय करना है, उनकी पॉलिसीज कैसे बनानी है, सिक्योर कैसे करना है नेटवर्क को, प्लस वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स को कैसे सिक्योर करना है, वो भी हम इसी के अंदर सीखेंगे। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म है एज़्योर का। ठीक है, यहाँ पे एज़्योर पोर्टल है ये, यहाँ से आप सेंटिनल, सिम्पल, ऑटोमेटेड टूल्स और रिसोर्सेज मैनेज यहीं पे करेंगे हम। ये कुछ छोटी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं जिसपे हम काम करने वाले हैं। जो रिसोर्सेज हैं, फायरवॉल मैनेजर है ये, और फायरवॉल इज अ रिसोर्स जो एज़्योर पोर्टल पे हम जिन पे काम करते हैं। तो हम उस पर कैसे काम करने वाले हैं और क्या काम करने वाले हैं, डिप्लॉयमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब हम सीखेंगे बाय यूजिंग दिस पोर्टल, जो हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद अभी एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये सर्टिफिकेट खत्म करने के बाद आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और ड्यूरिंग द कोर्स आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ये कोर्स खत्म करने के बाद, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम खत्म करने के बाद हम लोग फोकस करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट पे। ठीक है, जिससे कि अगर आप एग्जाम में जाने से पहले उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और क्या उनका लेवल होता है। तो उसके लिए मैं एक प्रैक्टिस टेस्ट का डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो उन क्वेश्चंस की और समझ सकते हो कि क्या लेवल रहेगा उन एग्जाम का। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलेगी, प्लस प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए और कौन से टॉपिक में से क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी, वो सब आपको मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद बताऊंगा। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा वो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज पे बेस्ड रहेगा। इंडस्ट्रीज किस तरीके से एज़्योर प्लेटफॉर्म का यूज कर रही हैं, फायदा उठा रही हैं। ठीक है, उनको डिप्लॉय कैसे कर रही हैं, क्या सिनेरियोज हैं, क्या उनका माइंडसेट है फ्यूचर को लेके, फ्यूचर ऑफ एज़्योर, वो सब चीजों पे हम बात करेंगे। और हम हर एक रिसोर्स के अंदर डिटेल में जाएंगे ताकि हमें उसके प्रोज एंड कॉन समझ में आए, प्लस सिक्योरिटी कैसे हमें एनहांस करनी है डे बाय डे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि सिक्योरिटी पे आप एक दिन में काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, आज अगर आपने उसको 1% सिक्योर करा है तो 15 दिन 20 दिन बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब मैं इसको 10% कैसे सिक्योर करूं। ठीक है, तो अब वो 1% से 10% आपको अपने डिवाइसेस की सिक्योरिटी को कैसे लेके जाना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए ये प्रोग्राम कंप्लीटली सिनेरियो बेस्ड रहेगा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे रहेगा, और इंडस्ट्रीज को क्या जरूरत है एज़्योर से और क्यों है और कितनी जरूरत है वो सब रहेगा। फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको एक कॉस्टिंग वाला एग्जांपल दे दिया, वैसे बहुत सारी चीजें जो हम समझेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और ये सब चीजें आपको मिलेंगी ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बाद। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे बताइए एंड आई विल सॉल्व दोस। So this forum is open for your questions. आप अपने अपने questions पूछ सकते हैं और I will try my best कि मैं उनका जवाब दूं। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके तो प्लीज आस्क। हिमांशु, एक्चुअली स्टूडेंट्स का मोस्टली एक क्वेश्चन रहता है, वो जो पेड होती हैं और एक फ्री सर्विसेज होती हैं, उसके लिए क्या आंसर रहेगा? मतलब कैसे स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं, कैसे वो पॉलिसीज बना सकते हैं? ठीक है, तो इसमें एक सबसे बेस्ट चीज है मुझे जो एज़्योर की लगती है वो ये है कि इसमें ये आपको पहले 30 दिन के लिए एक फ्री सर्विस देता है जिसमें आपको $200 का क्रेडिट मिलता है। तो उसके अंदर अगर आप जितनी भी पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं, फायरवॉल बना रहे हैं, रिसोर्सेज बना रहे हैं, तो वो $200 का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा एक प्रैक्टिस की तरह काम आ जाते हैं $200। ठीक है, लेकिन उसमें ये समझने की जरूरत है कि अब वो $200 तो आ गए, उसके आगे तो जाएगा नहीं, बट वो रिसोर्सेज तो कंज्यूम करे जा रहे हैं, डेटा।
ठीक है। तो अब उनको किस तरीके से मैनेज करना है वो सीखना पड़ेगा, और वो मैं सिखाऊंगा कि जब हम लैब शुरू करेंगे तब उस चीज में भी मैं हेल्प कर दूंगा कि कैसे उसका फुल पोटेंशियल पे यूज करना है। तो ये एक एज्योर हमें देता है ऑप्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये फ्री रहेगा, सिर्फ क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन जाएगा, कोई बिल नहीं आता है उस चीज का, टिल $200। ओके हिमांशु, क्या हम अपने स्टूडेंट्स को एक बेसिक प्रैक्टिकल इनिशियल स्टार्ट करके दिखा सकते हैं? हाँ जी, दिखा सकते हैं, बट इसमें ये है कि अभी इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, एक्चुअली सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया है। तो ये जो मैंने अपनी स्क्रीन पे अभी शो किया है, फायरवॉल मैनेजर एज्योर फायरवॉल्स, ये एक तरीके का रिसोर्स है, ठीक है। तो अब ये रिसोर्स के ऊपर वर्चुअल नेटवर्क्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं इसी तरीके से। प्लस यहाँ पे जो एज्योर फायरवॉल पॉलिसीज हैं, वो यहाँ पे जब हम एज्योर पॉलिसीज एक बनाएंगे, पॉलिसीज के लिए सबसे पहले हमें रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब वो रिसोर्स बन जाएगा तो उसके बाद वो पॉलिसीज बनाने के लिए हमें एक छोटी सी नॉलेज की जरूरत पड़ती है कि कौन सा पोर्ट ओपन रखना है, हमारी एप्लीकेशन कौन सा पोर्ट यूज कर रही है, ठीक है। अगर किसी को पोर्ट की नॉलेज नहीं है तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि व्हाट आर द पोर्ट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ट्रैफिक कैसे फ्लो होता है। उसके बाद हम ये पॉलिसीज बना सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है फायरवॉल मैनेजर एज्योर फायरवॉल पॉलिसीज, ठीक है। तो वो मैनेज कैसे करनी है और बनानी कैसे है, वो हम इस वाले पोर्टल पे सीख सकते हैं फायरवॉल्स पे। अगर हमें और कुछ वर्चुअल मशीन से रिलेटेड सीखना है कि वर्चुअल मशीन बनेगी कैसे, तो वर्चुअल मशीन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एक पावर शेल के थ्रू भी बन सकती है और एक मैनुअल भी बन सकती है। तो वो ये प्लेटफॉर्म की यही खासियत है कि वो वन क्लिक सॉल्यूशन देता है। तो जैसे भी कंफर्टेबल हो, हम दोनों तरीके सीखेंगे, तो कोई भी अगर एडमिन जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो वो वैसे बना सकता है। और कोई क्वेश्चन इस सर्टिफिकेट के बारे में, इफ आई मे हेल्प? क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। आकाश, अनिष्का, अनुज, देवजीत, कोमल। हेलो हेलो हेलो, यस देवजीत, प्लीज टेल मी। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन है, ये जो कोर्स है ना, ये क्या मतलब क्लास कब कब होगा, और ये कोर्स ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितना दिन का है, वो थोड़ा बता पाएंगे? और कौन कौन डे में क्लास होगा, ये थोड़ा, ये दो चीज मेरे को जानना है। हाँ जी, ये जो क्लास रहेगी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ये वीकेंड्स पे रहेगा, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन रहेगी अराउंड 15 to 20 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, अगर मैं लैब्स की बात करूँ तो, क्योंकि इतना टाइम समझने में लगता है। देवजीत, एक्चुअली हम वीकडेज और वीकेंड दोनों प्रोग्राम्स अवेलेबल रखेंगे, वीकडेज में इवनिंग और वीकेंड पर मॉर्निंग में, और आपके पूरे जो है स्क्रैच से एडवांस तक कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। सो डोंट वरी, वो आप काउंसलर के साथ कनेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग दिस। ओके ओके ओके, थैंक यू। हिमांशु, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, स्टूडेंट्स को हाँ आप जी, बताइए। कुछ बता सकते हो, लाइक एज ए फ्रेशर अगर वो करते हैं, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, और उसके साथ क्या उनको ऐड ऑन करना चाहिए और अच्छा पैकेज इंक्रीज करने के लिए? हाँ जी, मैं इसमें भी हेल्प कर सकता हूँ। ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है जो आपने पुट किया। हेलो हेलो, यस अनुज। सर, मैं ये पूछ रहा था, ये जो हमारा CCNA प्लस CCNP और ये फायरवॉल का, ये इसी में इंक्लूड है या अलग है ये क्लास? अनुज, ये आपका क्लास अलग है, आपको डेमो लिंक दिया गया, डोंट वरी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा अभी कि उसमें क्या हमारे प्री रिक्विजिट रहेंगे और जॉब्स के लिए क्या करना है, तो इसमें यही क्वेश्चन आता है फ्रेशर के लिए बेसिकली कि इसको करने के बाद हमारा क्या क्या रहेगा आगे। तो उसमें 104 एडमिन्स का है, और ये सीखने के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्लाउड का भी थोड़ा नॉलेज हो जाएगा कि क्लाउड में किस तरीके से चीजें मैनेज हो रही हैं, ठीक है, और क्लाउड में किस तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं।
ठीक है। तो इंडस्ट्री के अंदर जब आप ये काम करेंगे और इसको सीखेंगे तो ये सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अगर आप ये बताते हैं कि मैंने एज़्योर में सर्टिफिकेट किया है प्लस मैंने इस चीज़ में काम भी किया है, तो ये एक वेटेज होल्ड करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की यही अच्छी बात है कि वो एक वेटेज होल्ड करता है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, और इसके बाद अगर 104 आप कर लेते हो तो डिप्लॉयमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट कवर हो गया, प्लस इसके बाद एक और सर्टिफिकेट होता है विच इज 305, तो उसके लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इनिशियल लेवल पे आप इस सर्टिफिकेट से यही समझ सकते हो कि एज़्योर काम कैसे करता है, और वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रो करने के लिए। तो एज़्योर प्लेटफॉर्म जो है वो मार्केट में काफी वैल्यू है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज की डिमांड भी ज्यादा है। तो और आगे का पाथ किस तरीके से डेवलप करना है उस चीज में भी वी गोना हेल्प, नो प्रॉब्लम। यस हिमांशु, सेशन काफी इंफॉर्मेटिव था। अगर स्टूडेंट्स आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो लास्ट 10-15 मिनट्स में, ताकि आपके डाउट सेशन क्लियर करके हम सेशन एंड कर पाए। रोहन, प्रियांशी, मिराज, कुणाल, एनीथिंग? आई थिंक हिमांशु ओवर है। अगर आप कुछ शेयर Okay. करना चाहते कर सकते हो प्लीज एट द एंड। ओके, सो मैं अभी एंड करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम देने के लिए थैंक यू, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप टीम से पता कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इस सर्टिफिकेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सर्टिफिकेट का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी इंडस्ट्री डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि एज़्योर का प्लेटफॉर्म है और इंडस्ट्रीज में नीड भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और तो जॉब्स में जब वो जॉब्स प्रेजेंट किए जाते हैं लिंक्डइन या किसी और भी प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे क्लियर लिखा जाता है कि कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए अगर वो बेसिकली क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के लिए हायर कर रहे हैं। तो इसको यूज करते हुए आप क्लाउड में भी जा सकते हैं और क्लाउड के अदर सर्टिफिकेट्स में भी आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एज़्योर के अंदर ही रहेगा, अभी क्लाउड में जाएंगे तो आप क्लाउड बहुत बड़ा है, तो एज़्योर 104 305 करने के बाद अगर आप किसी भी क्लाउड के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। और वेटेज के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, और इसमें इंडस्ट्री की नीड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। बट थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो। जो भी मैं पढ़ाऊंगा फंडामेंटल से ही शुरू करूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा नॉलेज मैं आपको क्लाउड का भी देना पसंद करूंगा, क्योंकि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज को शुरुआत कर रहे हैं या नए हैं इस चीज में, एज़्योर में नए हैं या क्लाउड में नए हैं, तो मैं उनको क्लाउड की भी थोड़ी नॉलेज देना चाहूंगा कि उसमें किस तरीके से काम होता है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे। उसके बाद हम एज़्योर को शुरू करेंगे ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। और डाउट सेशंस भी रहेंगे, अगर आपके कोई डाउट है, कोई नया है इसमें या उनके डाउट्स रहते ही हैं, कोई भी चीज हम सीखेंगे तो डाउट्स तो रहेंगे, तो उसके डाउट्स भी मैं क्लियर करूंगा। और उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, आई गोना हेल्प यू, नो प्रॉब्लम इन दैट। उसके बाद बस इतना ही बोलना चाहूंगा। रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगी स्टूडेंट्स के पास 3 साल के लिए, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड बेस्ट है। होगा, और सर्टिफिकेशन के लिए हेल्प, इंटरव्यू प्रिपरेशन हेल्प, सारे रियल टाइम प्रैक्टिस जो है सिनेरियोज उनको सिखाए जाएंगे। डोंट वरी। बिल्कुल, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रैक्टिस टेस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो एग्जाम प्रिपेयर करने की भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यही बोलना चाहता था मैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन वंस अगेन। थैंक्स गाइस, सेशन एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट डे 1 सेशन। थैंक यू गाइस।